It's not a game, it's a rich thing. तो इसमें सबसे पहला आ जाता है बैल्कनी डिजाइनिंग और किचन डिजाइनिंग। अब मैं ज़रूरत क्रिएट करवा के दिखाता हूं कि कैसे किचन डिजाइनिंग की ज़रूरत पड़ रही है। मेरे नोन में एक ऐसा इंसान है जो ज़रूरत क्रिएट करवाता था। वो एक आर्किटेक्ट है, ठीक है, वो एक आर्किटेक्ट और वो ज़रूरत क्रिएट करवाता था। उसके पास आज भी कोई कमी नहीं है काम की। सीरियसली बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो ज़रूरत क्रिएट करवाया था सामने वाले के पास। उसका एक ही एग्जाम्पल दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करूंगा, नहीं तो वो भी वीडियो देख के बोलेगा कि मेरी सारे टैक्टिक्स को बता रहा है। ठीक है, मैं बताता हूँ वो करता क्या था। किचन डिजाइनिंग पे सिर्फ काम करता था, सिर्फ और सिर्फ किचन डिजाइनिंग पे। करना क्या होता है, वो किसी के पास भी जाएगा, जाके बैठ जाएगा, सिंपली एक ही क्वेश्चन पूछता है लोगों से। वो ये कि अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको अपनी मदर को गिफ्ट देना हो या मान लो कि आपको एनिवर्सरी में अपने फादर मदर की एनिवर्सरी में आपको कोई गिफ्ट देना हो, पेरेंट्स की एनिवर्सरी में, तो आप क्या दोगे? ठीक है, तो हर किसी का आंसर आएगा, अगर मदर को गिफ्ट देना है तो वो ज्वेलरी देंगे या गोल्ड चेन देंगे, गोल्ड रिंग देंगे, ठीक है, डायमंड का दे सकते हैं अगर बजट ज़्यादा है तो, आईफोन देंगे, अगर बजट कम है तो कोई छोटा फ़ोन देंगे, वो सारी चीज़ें। मतलब अल्टीमेटली कोई भी 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 का तो गिफ्ट देगा ही देगा। ठीक है, तो वो क्या करता था, सिंपल से एक क्वेश्चन पूछता था, अच्छा आपकी मम्मी करती क्या है? तो जनरली आंसर आएगा हाउसवाइफ का। ठीक है, अब मैं सबको आपको सारे का आइडिया नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरली आंसर यही आता था, हाउसवाइफ का। ठीक है, अच्छा हाउसवाइफ है आपकी मम्मी, ठीक है, तो ज़्यादातर टाइम कहाँ स्पेंड करती हैं? तो किचन में करती हैं। अच्छा, तो अगर आप 50,000 रुपये का एक फ़ोन गिफ्ट करने का सोच रहे हो, या 40,000 रुपये का एक फ़ोन गिफ्ट करने का सोच रहे हो, या 20,000 का भी सोच रहे हो, तो क्यों ना थोड़ा सा बजट को रेस कर लो और 50,000 में आप पूरा किचन गिफ्ट कर दो अपनी मम्मी को। किचन गिफ्ट कर दो, मतलब ये लॉजिक देख रहे हो, किचन गिफ्ट कर दो और आपकी मम्मी एकदम वाव फील हो जाए, मतलब कि एकदम ऐसा चिमनी लगी हुई है, एकदम नई सी कैबिनेट हो गए एकदम शाइनिंग वाले, और वो सारी चीज़ें जो ड्रावर है ना एकदम सॉफ्ट क्लोजर वाले हो गए हैं, वो सारी चीज़ें, और सिर्फ 50,000 में। एंड गाइस ट्रस्ट मी, 50,000 में भी बनते हैं, बनवाने वाला होना चाहिए, वो बनवा सकता है। अब उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत क्रिएट करवा दी कि हाँ यार, जहाँ मैं 50,000 में सिर्फ एक इतनी सी चीज़ दे रहा हूँ, पूरा किचन दे सकता हूँ, इससे मेरा घर का लुक भी अच्छा हो जाएगा, किचन भी अच्छा हो जाएगा, और मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो वो वहाँ पर फ़ौरन ज़रूरत क्रिएट करवाता था। अब 50,000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, कोई भी अपनी 2 महीने की सैलरी रोकेगा और दे देगा, या 3 महीने की अपनी सेविंग रखेगा और वो दे देगा। अगर गिफ्ट करने का सोच रहा है तो अब मान लो मुझे भी गिफ्ट नहीं करना, तो मेरे माइंड में भी आने लग जाएगा, हाँ यार मैं भी अपनी मम्मी को ना यार, मदर को जो है वो गिफ्ट कर सकता हूँ किचन। ठीक है, एकदम खूबसूरत से बनवा दूँ। तो अगले का क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन ये है कि यार किचन में जब काम होगा तो मम्मी देख लेंगी, तो उसका सिंपल सा आंसर होगा, किचन का सारा बस मुझे मेजरमेंट चाहिए, वो मेरा एक बंदा आ जाएगा, मेजरमेंट ले लेगा। ठीक है, सारा काम हम अपने घर पे करवाएंगे, और बस एक दिन के लिए 4 घंटे के लिए अपने मम्मी को कहीं बाहर ले जाइए उस बर्थडे वाले दिन, और उस दिन हम उस 4 घंटे में सारा इंस्टॉलेशन करवा देंगे। और फिर उसके बाद जब तू लेके आएगा पूरा किचन तेरे को डिज़ाइन मिलेगा, पूरा रिबन विबन लगाओ और अपना काट लो। अब उस 50,000 के अंदर उसकी फीस भी हो जाएगी, कारपेंटर का काम भी हो जाएगा और सारी इंस्टॉलेशन भी हो जाएगी। और जैसे जैसे अगर कोई अमीर इंसान है, कोई मोटी पार्टी है, तो फिर उनके बजट बढ़ते चले जाते हैं, फिर 1 लाख आ जाएगा, 1.5 लाख आ जाएगा, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, उसके अकॉर्डिंग। तो उसके हिसाब से ना उसके पास 3D बने रहते थे प्रीसेट्स। ठीक है, बाकी कुछ ऊपर नीचे करवाएं तो फ़ौरन चेंज करवाया। तो वो क्या करवा रहा है, देखो किचन हर कोई डिज़ाइन कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास किचन के लिए पर्टिकुलरली कोई आ नहीं रहा है। दूसरी चीज़, किचन कारपेंटर भी डिज़ाइन कर रहा है, लेकिन उसके पास भी पर्टिकुलरली कोई जा नहीं रहा। लोग ज़रूरत क्रिएट करवाते हैं, इसे बोलते हैं बिजनेसमैन, ज़रूरत को क्रिएट करवाना। काम करने वाले टैलेंटेड लोग की कमी नहीं है, लेकिन उनके पास बिजनेस जा नहीं रहा। समझ रहे हो, बिजनेस जा नहीं रहा। बिजनेस किनके पास जा रहा है, जिनके पास बिजनेस आइडियाज़ हैं, वो किसी को भी हायर कर सकते हैं। अगर मेरे पास बिजनेस आइडिया है तो मैं एक आर्किटेक्ट को हायर करके और एक क्लाइंट को काम दे के, इन दोनों का काम करवा के, और पैसे मैं बीच में रख सकता हूँ। इसी को तो मीडिएटर बोलते हैं, इसी को बिजनेसमैन बोलते हैं। इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्टर जिसके पास बिजनेस आइडिया है उसको पैसा दिया, उसको जहाँ लगाना है वो लगाएगा, और उसमें से वो खुद लेते हैं, उसे इन्वेस्टर बोलते हैं। ठीक है, आज की डेट में वही तो लोग अमीर हैं जो इन्वेस्टर हैं, तो इसे बिजनेसमैन बोलते हैं, बिजनेस करना। तो आई होप कि आप ये पहला वाला समझ गए होंगे, इसको मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। तो आप बैल्कनी डिज़ाइन कर सकते हो या फिर जो किचन डिज़ाइन कर सकते हो। किचन का तो मैंने आप लोगों को बता दिया। बैल्कनी के लिए आप टारगेट कर सकते हो कपल्स को, जिनकी नई शादी हुई है, जो अभी नए अगर आप मान लो कि अभी नया मैरिज हुआ है उनका, ठीक है, तो उनको, क्योंकि अगर वो नया फ्लैट ले रहे हैं या लेने का सोच रहे हैं तो उनके लिए, या वो बहुत पुरानी शादी हो चुकी है, तो बैल्कनी को एक नया रिनोवेट करना, क्योंकि बैल्कनी एक सबसे गंदा पार्ट माना जाता है किसी भी फ्लैट में। अगर अपार्टमेंट में देखोगे तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कबूतर ही आते हैं, या फिर बंदर आएंगे, या लोग जाली लगा लेते हैं। ठीक है, जाली लगा लेंगे, उसके अलावा उनको कोई ऑप्शन मिलता नहीं है। तो बैल्कनी डिज़ाइनिंग आप इन लोगों को टारगेट कर सकते हो। बेसिकली आप ज़रूरत को क्रिएट करो और ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर वो चीज़ डालो और वो चीज़ें बिकना स्टार्ट हो जाएंगी, इसकी गारंटी है। इसे बोलते हैं बिजनेस करना। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है बैल्कनी या फिर किचन डिजाइनिंग करना, और आप ऐसे खुद से भी और इनोवेट कर सकते हो। मेरे माइंड में तो अभी तक यही 2 है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट इनोवेटिव बिजनेस आइडिया की बात कर लेते हैं, जो कि एक आर्किटेक्ट को करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और वो है
इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना या अवेयरनेस बढ़ाना उनकी। देखो गाइज, हम लोग कभी भी ग्रीन और सस्टेनेबल अप्रोच एक बिल्डिंग के लेवल पर रखते हैं, बट कभी भी ये नहीं सोचते कि बिल्डिंग तो फिर भी हो सकता है कि कोई इंसान बनवाता हो या नहीं बनवाता हो। मान लो कि हो सकता है कि मैं रेडीमेड खरीदता हूँ, ठीक है, एक रेडीमेड खरीदता हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो है छोटे मोटे प्रोडक्ट्स जो हम खरीदते हैं। जैसे कि प्लास्टिक के हम क्या खरीदते हैं, अनजाने में क्रीम खरीदते ही हैं, दूध खरीदते ही हैं जो प्लास्टिक के अगेन बॉटल्स में आता है, या फिर प्लास्टिक के जो है वो रैपर्स में आता है, पॉलीथीन में आता है। तो ये कहीं ना कहीं हम लाइफ में इतना ज़्यादा प्लास्टिक को एक तरीके से कंज्यूम करते हैं, इंटेक लेते हैं अपने घर के अंदर, कि आप सोच भी नहीं सकते कि उसका इंपैक्ट एनवायरनमेंट में पड़ता क्या है। ठीक है, तो एक आर्किटेक्ट होने के नाते आप बिल्कुल से ये सोच सकते हो कि घर घर क्यों ना एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पहुंचाया जाए, जिससे कि एनवायरनमेंट भी हार्म ना हो। मतलब बिल्डिंग के लेवल पे आर्किटेक्ट्स तो सोच ही रहे हैं, उसमें मैं मना नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इनोवेटिव तरीका, नेक्स्ट लेवल जो एक यंगस्टर सोच सकता है, और वो है कि घर घर प्रोडक्ट्स को भी पहुंचा देना। बिल्डिंग तो पहुंच ही जाएगी, पहुंचा ही रहे हैं लोग, लेकिन प्रोडक्ट्स को भी पहुंचा देना। ठीक है गाइस, अगर मैं इसकी बात करूं, इसके स्कोप की बात करूं, तो सिर्फ दिल्ली के अंदर बात करूं तो दिल्ली में सिर्फ एक ही ऐसी शॉप है जो इस पे वर्क कर रहे हैं, सिर्फ एक ही ऐसी शॉप है। गुड़गांव की बात करूं तो मैक्सिमम 3 ही ऐसी शॉप है, जिनमें से एक तो कंपनी है जिनकी 2 फ्रेंचाइजी है, बाकी एक जो है वो सिंगुलर रन कर रही है। ठीक है, तो मतलब कि बहुत कम अवेयरनेस है। इसकी अवेयरनेस ज़्यादातर आपको बेंगलोर के अंदर दिख जाएगी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखने वाली, मतलब कि नॉर्थ साइड तो बिल्कुल भी नहीं। लोग धड़ल्ले से बस प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं अपने आप को होशियार समझ के। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ज़रूरत लोगों को समझाओ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, और आप इनको बिल्कुल से प्रमोट कर सकते हो। देखो गाइस, अगर आपको इसमें बिजनेस ढूंढना है तो बिजनेस के बहुत सारे तरीके होते हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के। जैसे कि आप या तो इनको रीसेल कर सकते हो, लोग बनाने वाले बैठे हुए हैं और खरीदने वालों को अवेयरनेस पहुंचानी है, सिर्फ अवेयरनेस देनी है, वो खरीदने को तैयार है। ठीक है, तो आप बस प्रमोट करो, आपको खरीदना भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको इनको खरीद के इनको देना है। या तो आप ये भी कर सकते हो कि स्टॉक खरीद लिया, उनको दे दिया, एक रीसेल करना। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ प्रमोट भी करोगे ना तो भी उनके पैसे मिलते हैं। सिर्फ प्रमोट करना मतलब सिर्फ बता देना, अवेयर करवा देना, उनके भी पैसे मिलते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सब तरीके नहीं पता है तो इनके बारे में सर्च करो कि सिर्फ प्रमोशन करने के भी कैसे मिलते हैं। अगर आप मान लो एज ए स्टूडेंट अगर आप कॉलेज में काम करते हो तो साथ ही साथ आप इस बिजनेस आइडिया पे वर्क कर सकते हो, 2-3 फ्रेंड्स मिलके इस बिजनेस आइडिया पे वर्क कर सकते हो। अवेयरनेस पहुंचाओ गाइस, क्योंकि हम कहीं ना कहीं छोटे छोटे एक फेस पैक भी लेते हैं ना, एक फेस पैक, या फिर आप एक कोई क्रीम भी खरीदते हो तो वो भी प्लास्टिक का ही होता है। एंड गाइस, इसका कोई भी मैनेजमेंट नहीं है। वेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात करूं, और इसी से हमारा नेक्स्ट बिजनेस आइडिया निकल के आता है, और वो है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि ये हमारा नेक्स्ट इनोवेटिव आइडिया है, जो कि एक आर्किटेक्ट को इस पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए, और वो है वेस्ट मैनेजमेंट को लेके कि लोग सिर्फ खरीद ही नहीं रहे हैं। ठीक है, लोग सिर्फ खरीद ही नहीं रहे हैं, कंपनी सिर्फ उनको बेच ही नहीं रही है, बल्कि सरकार के पास भी सॉल्यूशन नहीं है कि जब वो लोग एक बार उसको यूज़ कर लेते हैं तो उसको कैसे सही तरीके से मैनेज किया जाए। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जो हम दूध का पैकेट खरीदते हैं, उसको जब हम कटआउट करते हैं ना, कटआउट करके जब हम दूध को डाल लेते हैं तो उसका जो छोटा वाला पीस होता है ना, वो कभी पहुंच भी नहीं पाता। कहाँ? जंक यार्ड में, या जहाँ पर उसका वेस्ट मैनेजमेंट करवाना है वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता। वो तो कहीं कूड़े में इधर उधर कहीं खोके रह जाता है, क्योंकि वो इतना छोटा पीस है कि ना कूड़ा वाला उठाता है, अगर आप डस्टबिन में फेंक भी देते हो तो भी कूड़े वाला नहीं उठाता, क्योंकि वो उड़ जाता है कहीं ना कहीं। और वो जनरली आप देखोगे कि किसी जानवर के अंदर जो स्ट्रीट में रहते हैं, उनके जानवर के पेट में मिलेगा, या उसकी वजह से उनकी मौत हो गई, वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। एंड गाइस, वेस्ट मैनेजमेंट का अगर आपको मैं एक डार्क सीक्रेट बताऊं तो वो ये है कि कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट इस पे बात नहीं करना चाहती, या मीडिया इस पे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसका आंसर किसी के पास नहीं है, इसलिए कोई इसके बारे में बात नहीं करता। किसी भी देश में, किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी देश में लोगों के पास, अब किसी भी सरकार के पास इसका आंसर नहीं है कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए। मतलब कि आप कूड़ा डाल तो देते हो, वेस्ट को डाल तो देते हो, प्लास्टिक को डाल तो देते हो, लेकिन प्लास्टिक कभी गलता नहीं है, वो बस लैंडफिल करते हैं। अब लैंडफिल के भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मान लो अगर मुझे ये मोबाइल फेंकना है या ये अपना लैपटॉप फेंकना है, ठीक है, इसकी जो बैटरीज होती हैं उसके अंदर होता है लेड। ठीक है, अब जब हम फेंकते हैं उसको, वो लैंडफिल करते हैं उसको, जब वो लैंडफिल करते हैं, ठीक है, तो लैंडफिल करने पे होता क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी हो गई, तो इस बैटरी में आग लग जाती है। अब आप सोचो, लैंडफिल हो रखा है, पूरी हर तरफ बैटरी बैटरी है, प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, जब वो जलना स्टार्ट करेगी तो कितने दिन तक जलेगी। ठीक है, ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस, तो एक आर्किटेक्ट को इस पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए। देखो गाइस, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इसमें आके अपना बिजनेस ढूंढ रहे हैं, और हम एक आर्किटेक्ट जो इस फील्ड से रिलेट करते हैं, क्योंकि हम हमेशा बिल्डिंग के सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, बिल्डिंग के वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, बट सिटी के वेस्ट मैनेजमेंट की कौन बात करेगा? हम ही करेंगे ना। हम ही बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो उसके बड़े भाई की भी हम ही करेंगे। बड़ा भाई मतलब एक सिटी की बात भी हम ही करेंगे, स्टेट की बात भी हम ही करेंगे, कंट्री की बात भी हम ही करेंगे, तो हम ही हैं।
हम ही हैं वो लोग जिसको इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरे लोग आके सोच रहे हैं, दूसरे फील्ड के लोग को आके इसमें कंसर्न दिख रहा है। आपको पता है बेंगलोर में एक ऐसा जूस वाला है जो कि अपना वेस्ट नहीं करता है। जब वो अपना कोई भी किसी भी फ्रूट से या किसी भी वेजिटेबल से जब भी वो कोई जूस बनाता है ना, तो उसी जूस के अंदर वो कोई गिलास यूज़ नहीं करता, उसी जूस के अंदर लोगों को जूस देता है, मतलब उनके शेल के अंदर उनको जूस देता है, ठीक है, ताकि लोग उसके शेल को भी खा लें। जैसे कि अगर खीरे की बात करूँ, कुकुम्बर की बात करूँ, तो कुकुम्बर भी देता है ताकि जब वो पहले उसके अंदर का जूस पी लेंगे, ठीक है, या जो आपका पपाया है उसके अंदर का जूस पी लेंगे, फिर उसके साइड के शेल को भी खा लेते हैं या फिर तब उनको फेंक देते हैं, ठीक है। मतलब कि वो गिलास, प्लास्टिक कुछ भी यूज़ नहीं करता। इवन उसका कहना ये है कि अगर हम गिलास भी यूज़ करेंगे तो उसमें पानी जो हम यूज़ करते हैं धोने के लिए, उस गिलास को धोने के लिए, तो वो पानी भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, इसलिए वो गिलास भी यूज़ नहीं करता। क्योंकि गिलास कहीं ना कहीं सही है एक तरीके से, लेकिन उनको धोने में बहुत पानी खर्च होता है, उसका ये मानना है। सोचो एक जूस वाला तक ये सोच रहा है, और हम लोग एक आर्किटेक्ट है जो उस फील्ड से रिलेट करते हैं, और क्या सोच है हम लोग की कि हम लोग को बस एक जॉब करनी है, आर्किटेक्चर के बाद एक जॉब करनी है। देखो मैं मना नहीं कर रहा गाइस, बट मैं ये कह रहा हूँ इस पर पहले से लोग वर्क कर रहे हैं, बाहर के लोग आके इस पर वर्क कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग भी इसकी तरफ एक इनोवेटिव एक कदम उठाएं और सोचें। और आपको बैठे बैठे आप ये बिजनेस आइडिया सोच सकते हो गाइस, ये बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बूम कोई चीज़ है कि जो आपको सोचनी है, ठीक है। छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं और आप इस तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हो एनवायरनमेंट को और अर्न कर सकते हो। मैं सारे अर्निंग वाले पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, क्योंकि इनमें से एक बिजनेस आइडिया पे मैं खुद वर्क करता हूँ जिससे मैं अर्न भी करता हूँ, ठीक है। अभी छोटे लेवल पर है तो कम ही अर्न करता हूँ, बट करता हूँ, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ अर्न उससे। तो द थिंग इज कि आप इसकी तरफ बिल्कुल से सोचो, मैं चाहता हूं कि आप सोचो और करो इस पे वर्क। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया जो आ जाता है वो है आर्किटेक्चर स्टेशनरी और आर्किटेक्चर बुक्स, ठीक है। इनको आपको सेल आउट नहीं करना। मैं आपको बताता हूं ये दोनों क्या है। देखो मैंने आपको बताया था कि बिजनेस के दो तरीके होते हैं करने के, ठीक है। या तो होता है कि किसी को टारगेट करो, ठीक है, मतलब कि किसी को ज़रूरत है उसको वो सामान दे दो, या फिर होता है कि ज़रूरत क्रिएट करो। तो अब तक जो हमने बात की उसमें हम ज़रूरत क्रिएट कर रहे थे, लेकिन ये है जो कि लोगों को ज़रूरत है। आर्किटेक्चर स्टेशनरी आप कितनी ही जगह से आप जानते हो कि कितने बड़े बड़े फेमस शॉप्स हैं। दिल्ली के अंदर भी अगर बात करें, बेंगलोर के अंदर भी अगर बात करें, मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी आप कितनों को जानते हो? नहीं है। ई कॉमर्स वेबसाइट है जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जो है वो वेबसाइट है, वो सेल आउट कर रही है और वो सब कुछ सेल आउट करती है। या तो हम वहाँ से खरीदेंगे, या हमारे जो लोकल जहाँ पे हमारा यूनिवर्सिटी है उसके पास अगर उनकी कोई स्टेशनरी है तो हम वहाँ से खरीदते हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि कहीं ना कहीं एक मेजर लैक है कि आर्किटेक्चर स्टेशनरी वैरायटी की नहीं मिलती और आर्किटेक्ट के लिए पर्टिकुलरली नहीं मिलती, ठीक है। तो ये एक ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरा बुक्स। मैंने क्या देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं गेट की प्रिपरेशन करते हैं। मैंने क्या देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि टॉप करते हैं, और टॉप करने के बाद भी क्या करते हैं, मुझे जॉब करना है। अरे मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि जब आप आर्किटेक्चर में आए थे तो क्या आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि आर्किटेक्चर में आने के लिए कोई बुक नहीं है जिसको हम पढ़ें? मतलब आज भी नाटा एस्पिरेंट्स ऐसे हैं, नाटा एस्पिरेंट, जेई एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि बुक ढूंढते हैं कि बुक मिले, लेकिन उनको सिर्फ एक या दो ही ऑथर ऐसे हैं जिनकी बुक है, पब्लिश होती है या है, जिनको वो पढ़ के पास होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि आर्किटेक्चर की बुक एग्जैक्टली में है नहीं। जिनको आना है उसके लिए भी बुक नहीं है, जो कि एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। जो पढ़ रहे हैं आर्किटेक्चर उनके लिए भी बुक नहीं है, उनको भी बाहर की बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, जो बाहर की हैं, ठीक है, अब्रॉड की। और जो पास आउट हो चुके हैं उनके लिए भी बुक नहीं है आर्किटेक्चर की। और जो इस पूरे ही कैरियर को समझना चाहते हैं उनके लिए भी आर्किटेक्चर की बुक नहीं है। जैसा कि YouTube चैनल भी नहीं था तो मैंने एक क्रिएट किया, वैसे आप लोग बुक्स, मैंने अच्छे अच्छे टॉपरों को देखा है गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन क्या वो ये नहीं कर सकते कि जब आप इतना नॉलेज है तो आप एक बुक लिख दो उनके लिए जो कि नाटा में आना चाहते हैं या उनके लिए जो कि गेट की ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं? मतलब बुक्स को लेते हो आप, गेट्स की बुक को खरीदते हो, ठीक है, गेट की प्रिपरेशन के लिए एक बुक को आपने खरीदा, उसको आप सिंप्लीफाइड तरीके से एक नोट्स बना के लिखते हो। क्या करते हो? नोट्स बना के लिखते हो। क्यों? क्योंकि उस बुक में थोड़ा टफ लिखा हुआ है और आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो। तो जब आप इतनी मेहनत कर ही रहे हो तो क्यों ना उस नोट्स को एक फॉर्मेट में डाल के एक बुक बना दो? क्यों नहीं ऐसा सोचते हो? क्यों नहीं इनोवेटिव तरीके सोचते हो? और ये तो ऑटोमेटेड सिस्टम है, एक बार चल गया तो चलता रहेगा जिंदगी भर, लोग खरीदते रहेंगे, क्योंकि वो नोट सबको चाहिए जो आपने वेस्ट कर दिया। आप तो पास आउट होकर निकल लिए, आपने एडमिशन ले लिया, आपने जॉब कर ली, आपने बिजनेस कर लिया, आप तो निकल गए, लेकिन दूसरों का क्या? आपके कंट्रीब्यूशन का क्या? क्या आपको किसी और के लिए नहीं सोचना? क्या आपको किसी और को कंट्रीब्यूट नहीं करना? बस अपना अपना देखना और चल देना है, ठीक है। बिजनेस इज समथिंग कि कभी भी याद रखो कि अगर आप इनोवेटिव हो तो थोड़ा कोशिश करो कि अगर आप तेज़ हो, अगर आपने नाटा अच्छे से निकाला है तो बुक लिखो ना, उस पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो। 10 लोग अगर ऐसा करेंगे तो लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। आज की डेट में कितने लोगों को देखता हूँ जो ढूंढते रहते हैं कि मुझे आर्किटेक्चर में आना है, एक अच्छी बुक बता दो। बुक तो सिर्फ एक ही ऑथर की है, ये 2 ही ऑथर की है ही नहीं। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मुझे मतलब पढ़ना था, जब आर्किटेक्चर पढ़ना था 5 साल, उसके बीच में कोई बुक नहीं थी, सारी बुक बाहर के रेफरेंसेज हैं सारे, इंडिया का एक भी रेफरेंस नहीं है, लोग ही नहीं है लिखने वाले। बड़े बड़े आर्किटेक्ट अपने कैबिन के अंदर बैठ के बस बड़ी
बड़ी बातें सोच रहे हैं लेकिन कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। वो बस ये सोचते हैं कि लोग उनके पास आएंगे तो ही वो कंट्रीब्यूट करेंगे। कोई कंट्रीब्यूट करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप लोग आर्किटेक्चर स्टेशनरी या फिर आर्किटेक्चर बुक्स को लेकर सोचो। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि हर एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट खरीदेगा, इसकी गारंटी है। हर किसी को जरूरत है, हर किसी को। अब नेक्स्ट बिजनेस आइडिया, इनोवेटिव आइडिया की बात कर लेते हैं और वो है लीगल कंसल्टेंसी की तरफ। तो होता क्या है, देखो इसमें भी मार्केट गैप को समझने की कोशिश करो। मार्केट गैप ये है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, फ्रेशर आर्किटेक्ट, मुझे अपना बिजनेस रन करना है और स्टार्ट करना है। तो मुझे ये नहीं पता कि सबसे पहले कौन सी मुझे कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो लेने हैं, जीएसटी कैसे वो करवाना है, मतलब कंप्लीट करवाना है, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा, अगर मैंने मान लो ये सब चीज़ कर भी ली, मान लो मैंने किसी को हायर कर लिया और किसी से करवा भी लिया, फिर मुझे ये नहीं पता कि क्या कहते हैं, अगर मान लो कल को मुझे क्लाइंट पे केस करवाना है या क्लाइंट को कोई लीगल नोटिस देनी है या क्लाइंट को कोई रिमाइंडर भेजना है तो वो कैसे करना होगा वो मुझे नहीं पता। अगर मुझे मान लो ये भी पता है या मुझे कभी ये प्रॉब्लम नहीं भी आई तो मुझे ये नहीं पता कि क्या एक टेम्पलेट या एक फॉर्मेट होता है जो कि क्लाइंट को भेजा जाता है किसी भी प्रोजेक्ट को लेने से पहले, ताकि सारी बातें क्लियर हो जाए, है ना, कि भाई आपको इस टाइम पर इतनी इतनी फीस देनी है। तो एक जब आप जितना लीगल तरीके से जाते हो उतना क्लाइंट भी डर के रहता है कि इसने बहुत लीगल प्रोसीजर किया है, कल को केस भी कर सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक गैप है मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं। और कई बार क्या होता है, जो क्लाइंट है वो उल्टा हम पर केस कर देता है, उल्टा हम पर केस कर देता है अपने आप को बचाने के लिए, या उसको इतना प्रोजेक्ट को खींचने के लिए, इतना लंबा खींचने के लिए कि दोनों का टाइम वेस्ट, हमें पैसा अल्टीमेटली नहीं मिलता। ठीक है, तो ये भी तरीके हैं। तो क्यों ना कोई ऐसा एक इंसान आए जो कि 3-4 वकील को अपने अंडर रख ले। जैसे कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 3-4 वकील को अपने अंदर रख लिया और एक लीगल कंसल्टेंसी देना स्टार्ट कर दिया, B2B। B2 का B का मतलब हुआ कि बिजनेस टू बिजनेस करना, एक होता है बिजनेस टू कस्टमर करना, मतलब B2C करना। तो अभी तक जितनी हमने बात की थी वो था बिजनेस टू कस्टमर, मतलब कि मैं ऐसा बिजनेस कर रहा हूं जिसमें कस्टमर डायरेक्ट आएंगे। अभी मैं जो आपको आइडिया दे रहा हूं वो है B2B, मतलब कि मैं बाकी आर्किटेक्चर जो फर्म्स हैं उनके पास जाऊंगा और उनसे बोलूंगा कि अगर कल को आपको कोई भी लीगल कंसल्टेंसी चाहिए हो तो आप हमें हायर कर सकते हो मंथली बेस पे। मंथली बेस का मतलब क्या हुआ कि मंथली आप हमें इतना पैसा देते रहो और हम आपके टाइम टू टाइम हेल्प करते रहेंगे। जैसे कि एक कंप्यूटर वाला क्या करता है, आर्किटेक्ट के पास जाता है, बोलता है कि हम आपका सर्वर बना देंगे, वेबसाइट बना देंगे और टाइम टू टाइम मैनेज करते रहेंगे। इसके लिए आपको पर मंथ हमें 15,000 देते रहने हैं और हम आपका कुछ भी होगा हम आपका इशू रिजॉल्व करते रहेंगे। हमारा एक लड़का आ जाएगा, हम आपको एक लड़का दे देंगे हमेशा के लिए, जब भी आप कॉल करोगे वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। वैसा ही सेम चीज़ आप कर सकते हो कि 3-4 वकील को रख लो, आपको नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा बिजनेस लो, एज ए बिजनेस ओनर बनो और लोगों को ऐसी कंसल्टेंसी दो, क्योंकि आर्किटेक्ट को ज़रूरत है, नए लोगों को भी ज़रूरत है और एक्सपीरियंस लोगों को भी ज़रूरत है, क्योंकि एक गैप है, एक गैप है जिसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं आर्किटेक्ट से फ़ायदा उठा रहे हैं इस गैप का। जो बड़े बड़े करोड़ों के जो प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं ना, टर्नओवर के प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, वो बहुत बहुत अच्छे से आर्किटेक्ट को दबाना जानते हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर से इसकी तरफ सोच सकते हो, बहुत अच्छी अर्निंग होगी, मंथली बेस पर होगी, करोड़ों की अर्निंग कर सकते हो गाइज। ठीक है, और ऐसा हर फील्ड में होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्किटेक्चर के अंदर है, हर फील्ड में होता है। तो आर्किटेक्ट को भी इस फील्ड में आगे आके ये काम करना चाहिए और दूसरे आर्किटेक्चर फील्ड के दूसरे बिजनेस को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। आपकी भी कमाई होगी, अगले को भी हेल्प मिलेगी। तो ये आप आर्किटेक्चर को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, अगेन ये एक कंट्रीब्यूशन हुआ। तो गाइज ज़रूर से आप इसकी तरफ भी सोच सकते हो। अब नेक्स्ट और लास्ट की बात कर लेते हैं। 3 बिजनेस इनोवेटिव आइडिया हैं, तीनों को एक ही में रख लेते हैं। सबसे पहला है गिफ्ट रैपिंग, दूसरा है आपका पेस्ट्री डिज़ाइनिंग और तीसरा है आपका इवेंट डिज़ाइनिंग। इन तीनों को मैं एक ही उसमें रख रहा हूँ, बिजनेस इनोवेटिव आइडिया में रख रहा हूँ। होता क्या है, सबसे पहले समझो गिफ्ट रैपिंग। गिफ्ट शॉप के पास जाओ, अच्छे अच्छे गिफ्ट खरीद लेते हैं, आईफोन खरीद लेते हैं अपनी मम्मी को या डैडी को गिफ्ट देने के लिए। ठीक है, लेकिन उनकी रैपिंग में मज़ा नहीं आता देख के। कार खरीद ली है लेकिन कार को रैपिंग में देख के मज़ा नहीं आता। वही एक बेसिक सा रिबन है जिसको काटना है, नई नई शॉप खोली है लेकिन देखने में मज़ा नहीं आता रिबन। लेकिन एक आर्किटेक्ट एक इनोवेटिव होता है। अगर मेरे से पर्सनली पूछोगे ना, इतना प्यारा डिज़ाइन करके दूंगा कि मज़ा आ जाएगा पहली बार भी रिबन काटने में। सीरियसली बता रहा हूँ, इतना प्यारा डिज़ाइन करके दूंगा। करना ही क्या होता है, बैलून है, कुछ रिबन्स हैं, उनको इनोवेटिव तरीके से सोचना है। अच्छे अच्छे लोग भी नहीं कर पा रहे, जो इसमें पहले से प्रोफेशनल बैठे हैं ना वो भी नहीं कर पा रहे। ये एक आर्किटेक्ट के अंदर जो एस्थेटिक वैल्यू है, जो आर्टिस्टिक वैल्यू है ना, वही कर सकता है। इसकी गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। ये एक मेजर गैप है। महंगी महंगी चीज़ों को ले लेना लेकिन उसको एक अच्छे से प्रेजेंट नहीं करना। बेकार तरीके से टेप लगता है, कितने भी अच्छे लोगों से लगवा लो, वही टेप को एकदम टेढ़ा लगा देंगे, कभी कोई सीधा लगा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे खोलना है। वही एक बेसिक सा रोज़ वाला या तो रिबन लगा लेंगे या फिर वो लोटस वाला रिबन लगा देंगे, एक वही नेम चिट, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसकी तरफ एक आर्किटेक्ट को जरूर से सोचना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर एक आर्टिस्टिक वैल्यू है, वो खूबसूरत बना सकते हैं। मैंने कितने अच्छे अच्छे नाटा के स्टूडेंट्स को देखा है, जो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को देखा है, कितने प्यारे प्यारे वो लोग स्केचिंग करते हैं, कितने प्यारे प्यारे वो लोग गिफ्ट रैप करते हैं, कार्ड्स बनाते हैं, कितने प्यारे प्यारे, लेकिन वो उसको बिजनेस नहीं बनाते। कभी ये नहीं सोचते कि एक मेजर गैप है, लोग महंगी महंगी चीज़ें ले तो रहे हैं लेकिन उनको वो सर्विस नहीं मिल रही कि उसको महंगा दिखाएं।
कहीं ना कहीं आप ये भी जानते हो कि 1 लाख का फ़ोन खरीदते हो, लेकिन कवर कितने का होता है उसका? 150 रुपये का, 500 रुपये का, 400 रुपये का, और वो हमेशा उसको नुकसान पहुंचाता है उस 1 लाख वाले फ़ोन को। लेकिन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको कवर बनाने को कह नहीं रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ गिफ्ट रैपिंग का, ठीक है। गिफ्ट रैप, खूबसूरत गिफ्ट रैप करना। दूसरा मैंने आपको इसी में एग्जांपल दिया पेस्ट्री डिजाइनिंग का। पेस्ट्री डिजाइनिंग गाइस एक मेजर लैक है। एक अच्छा जो पेस्ट्री डिजाइनर होता है या केक डिजाइनर जो है वो डिजाइन करता है, लेकिन आर्किटेक्ट जो है वो इनोवेट कर सकते हैं। ऐसा अगर आपको एग्जांपल देखना है तो बाहर अब्रॉड में बहुत चलता है। अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट जो है वो केक को डिजाइन करते हैं बहुत ही खूबसूरती से। कभी जाके एक रेफरेंस देखना, दिल खुश हो जाएगा जब देखोगे तो, ठीक है। अपने थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाओ, थोड़ा सा माइंड खोलो, ऑटोमेटिकली आपको दिखना स्टार्ट होगा। आर्किटेक्ट इस पर भी वर्क करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कोई कि ये कोई भी जो बिजनेस है वो कोर फील्ड है। मैं आपको कह रहा हूँ एज ए बिजनेस आप रन कर सकते हो और कंट्रीब्यूट कर सकते हो आर्किटेक्चर फील्ड को, क्योंकि अल्टीमेटली आर्किटेक्चर फील्ड को ही प्रमोट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि बाहर के जो आर्किटेक्ट्स होते हैं जब वो पेस्ट्री डिजाइन में जाते हैं तो वो बहुत खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं। मतलब पेस्ट्री में या केक में बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं खूबसूरत खूबसूरत, ठीक है। अब उससे क्या है, जो लोग खरीद रहे हैं, या तो मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मैं किसी अपने आर्किटेक्चर फ्रेंड को या आर्किटेक्ट फ्रेंड को किसी को देना है मुझे, तो मैं वही केक खरीदूंगा, ठीक है, जो कि एक आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया होगा, जाहिर सी बात है। फिर उससे कटवाऊंगा तो वो भी एक ना, जब लोग भी उसको देख के पसंद करेंगे ना, या वो कहेंगे कि यार मेरा घर की ये फोटो है और यही फोटो ना मुझे केक में चाहिए, ठीक है, मुझे केक में चाहिए, क्या आप बना सकते हो? और वो आर्किटेक्ट कहेगा हाँ हाँ मैं बना सकता हूँ, केक में बना दूंगा मैं ये चीज़, आपका ही घर सेम टू सेम। तो वो बनवा के देखो जो कितना खुश होगा, और वो केक कटिंग करवाएगा अपने घर में, ठीक है। तो ये एक बिजनेस है, बहुत अच्छा एक बिजनेस है, बहुत अच्छा एक बिजनेस मॉड्यूल है, इसकी तरफ सोच सकते हो। ये बहुत ही एक इनोवेटिव आइडिया है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इनमें से कोई भी बिजनेस आइडिया मैंने क्रिएट किया, मैं कह रहा हूँ इनोवेटिव है। अब इसमें जो लास्ट मैंने आपको दिया था वो था इवेंट डिजाइनिंग को लेकर। देखो गाइस, आपने इवेंट प्लानर सुना होगा, इवेंट डिजाइनर बहुत कम लोग होते हैं, और आर्किटेक्ट को होना इसमें जरूरी है। क्यों? इवेंट प्लानर क्या करते हैं, वही सेम घिसा पिटा डिजाइन हर जगह, वही सेम मटेरियल हर जगह लगा देते हैं, ठीक है, वही सेम शेड्यूल है, वही सब कुछ है सेम टू सेम। लेकिन एक इवेंट डिजाइनर या एक अगर आर्किटेक्ट डिजाइनर बन जाए, हर एक स्पेस को बहुत अच्छे से समझ के डिजाइन करेगा। या तो वो लोगों के हिसाब से डिजाइन करेगा या वो स्पेस के हिसाब से डिजाइन करेगा। जैसे कि अगर मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मुझे सेम जगह पे सेम लोकेशन पे 10 प्लॉट एक बार में डिजाइन करने को मिल जाए, 10 अलग अलग क्लाइंट से 10 प्लॉट, तो मैं क्या सबके घर सेम बनाने वाला हूँ? नहीं, सबके स्पेसेस या फिर लोगों के क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबको अलग अलग बनाऊंगा। वैसा ही एक आर्किटेक्ट हर एक शादी को, हर एक बर्थडे को अलग अलग स्पेस के अकॉर्डिंग या फिर क्लाइंट के अकॉर्डिंग डिजाइन करेगा, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है, ये भी एक लैक है, मेजर लैक है, क्योंकि लोगों को ना इन बड़ी बड़ी चीज़ों में ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। ये लाइफ में एक बार आता है, लोग खर्च करने को बड़े बड़े अमाउंट रेडी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये लैक कर जाता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इवेंट डिज़ाइनिंग को लेके या फिर जो मैंने आपको बताया था वेडिंग डिज़ाइनिंग या जितनी भी आप चीज़ें ये करते हो ना, इसमें इको फ्रेंडली का ज़रूर यूज़ करो। क्योंकि एक ही इस इंडिया के अंदर मैंने अब तक एक ही ऐसे इंसान का नाम सुना है, एक ही ऐसी कंपनी का नाम सुना है जो कि शादी करवाती है, वेडिंग करवाती है, बर्थडे करवाती है और कोई भी इवेंट करवाती है, और वो इको फ्रेंडली तरीके से। उसमें एक भी वेस्टेज वाली चीज़ें या हार्मफुल वाली चीज़ें नहीं होती जो एनवायरनमेंट को हार्म करे, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो क्रैकल्स हो, कुछ भी नहीं, ठीक है। सारी की सारी इको फ्रेंडली तरीके से। सोचो कितना इनोवेटिव तरीका है, क्या एक आर्किटेक्ट नहीं सोच सकता? आर्किटेक्ट को तो इसकी इनकोड नॉलेज होती है, इनकोड डेप्थ नॉलेज होती है, क्या वो ये नहीं सोच सकता? बिल्कुल से सोच सकता है। तो आप लोग इसके एक बिजनेस मॉडल की तरफ भी जा सकते हो। एंड गाइज, इसी के साथ इसको करते हैं रैप अप, कंप्लीट करते हैं। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन इस वीडियो में इसी में बात करेंगे, इतना ही बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबी बन चुकी होगी, ठीक है गाइज। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड गाइज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आर्किटेक्ट को नहीं करना चाहिए या कोई डिफरेंट फील है, ट्रस्ट मी गाइज, एक बिजनेसमैन जो होता है वो हर चीज़ में बिजनेस ढूंढता है, और आपके आर्किटेक्चर और आर्टिस्टिक वैल्यू की जो स्किल्स होती है ना वो हर जगह काम आती है। उस डिग्री के पर्सपेक्टिव से मत सोचो, ये सोचो कि वो स्किल्स आप लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। आज की डेट में जब मैं इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट डालता हूँ ना, तो वो स्किल्स काम आती है। अब क्या मुझे मेरे कॉलेज में इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना सिखाया गया था? नहीं, लेकिन वो कलर बैलेंस सिखाया गया था, वो रिदम सिखाया गया था जो मेरे इंस्टाग्राम पे यूज़ आती है। आज भी मुझे पता है इस चीज़ का, मुझे फील होता है, वो स्किल्स मुझे हमेशा काम आती है। कलर कॉम्बिनेशन, रिदम, सिमेट्री एकदम बराबर दिखता है। अगर भी आप मेरा इंस्टाग्राम पोस्ट देखना, एकदम सिमेट्री में दिखेगा, कलर कॉम्बिनेशन अच्छी दिखेगी, ठीक है। बहुत वाव नहीं दिखेगा, बट 10 करोड़ लोगों से फार बेटर होगा जो कि एक आर्किटेक्ट नहीं है, ठीक है, और वो अपना इंस्टाग्राम चैनल चला रहे हैं, उनसे फार बेटर होगा। मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग एज ए इनोवेटिव तरीके से सोच सकते हो, या इस पर्सपेक्टिव से और भी कुछ अपने थॉट्स ला सकते हो। गाइस ज़रूर से इस तरीके से सोचो। एंड गाइस, अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी हो, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियोज़ बनाने में और ऐसे थॉट्स देने में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ ऐसी वीडियोज़ में या ऐसे बिजनेस आइडियाज़ में, और मैं बहुत पहले से ऐसे कोर्सेज भी खरीदता आ रहा हूँ। अभी लास्ट टाइम जो है मैंने अंकुर वारिकू सर का कोर्स खरीदा था, अगर आप लोग ने देखा हो, मैंने इंस्टाग्राम पर उसकी पोस्ट भी डाली थी जब मैंने
खरीदा था, तो मैंने पोस्ट भी डालती, तो मैं हमेशा ऐसे खरीदते रहता हूँ, इसलिए मेरे माइंड में भी ऐसे थॉट्स आते रहते हैं और सोचता रहता हूँ मैं इन सब चीज़ों को लेके। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये जो तरीके हैं वो काफ़ी अच्छे लगे होंगे। एंड गाइज़ अगर आपको कोई भी बिजनेस आइडिया अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताओ कौन सा आपको अच्छा लगा है। नेगेटिव कमेंट तो बहुत मिल जाते हैं, आप पॉजिटिव कमेंट करके बताओ आपको कौन सा अच्छा लगा है, ऐसा लगा कि कनेक्ट हो गया मेरे से। ठीक है गाइज़, थैंक यू।